ये सारे मिल गए और संसद के अंदर जो नाटक हुआ, लालू प्रसाद यादव खड़े होके कहते हैं, अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी आप जनता के सेवक हैं। तो लालू यादव ने संसद के अंदर वो चिट्ठी लहराई यूं और कहते हैं देखो अन्ना हजारे प्रधानमंत्री को सेवक बोल रहा है तो हमें क्या बोलेगा। वो ये भी भूल गए हैं, वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। वो ये भूल गए कि जनतंत्र आ गया, 1947 में देश आजाद हो गया, वो भूल गए ये लोग। वो ये मान के बैठ गए हम राजा बन गए हैं। वो अब सेवक भी कहने वाले को तैयार नहीं है। बताइए, कानून में लिखा है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अब सर्वेंट की वो कहलवाना नहीं चाहते। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, क्योंकि एक गरीब आदमी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस माचिस के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ये लालू यादव ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। ये वो भूल गए कि ये लालू यादव उस गरीब आदमी का वाकई नौकर है और उसकी नौकरी, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो गरीब आदमी की पेट काट के वो गरीब आदमी देता है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स अमीर लोग देते हैं, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स केवल इनकम टैक्स होता है। इस देश में मैं एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था, एक ये बात कही जाती है कि इस देश के कई लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम में जीते हैं। तो वो 20 रुपए प्रतिदिन से जो कम में जीते हैं वो 600 रुपया महीना कमाते हैं। वो 600 रुपए में से कम 10% टैक्स जाता है। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर हैं, वो अपने आप को राजा मान बैठे हैं। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत किया है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े हैं इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे। बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब ही है, मैंने कानून पढ़ा है, जन लोकपाल बिल हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। संवैधानिक दर्जे का कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक दर्जा तो दे रहे हैं, उसको शक्ति कोई नहीं दे रहे, लोकपाल को पावर नहीं दे रहे काम करने की, उसमें जांच करने की भी पावर नहीं दे रहे वो लोकपाल को। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक मरा हुआ शरीर है, लोकपाल एक मरे हुए शरीर की तरह है, और उस मरे हुए शरीर के ऊपर आप कुछ फूल मालाएं चढ़ा दीजिए। तो यही बात हुई कि मरे हुए लोकपाल को आप संवैधानिक दर्जा दे दोगे तो मरे हुए शरीर के ऊपर फूल चढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी बेवकूफ बना रहे हैं। तो साथियों, एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस संसद से अब जन लोकपाल बिल मिल सकता है? इस संसद के अंदर 163 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जघन्य अपराध के लिए उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। क्या इस संसद से अब हम लोगों को लोकपाल बिल मिल सकता है? क्या इस संसद से हमारे देश को गरीबी और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सकता है? मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि यह संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला जाएगा तब तक इस देश में कुछ सुधार नहीं हो सकता। तो साथियों, ये लड़ाई अब लोकपाल से बड़ी बनके ये इस देश के जनतंत्र की लड़ाई बन गई है और समय आ गया है। हम आपस में आजकल खूब चर्चा कर रहे हैं, समय आ गया है कि अब ये लोकपाल से हटके लड़ाई संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बने। अब ये बात लोकपाल की नहीं है। अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में जो लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे, वो केवल लोकपाल बिल के लिए सड़कों पे नहीं उतरे थे, वो एक भविष्य के लिए सड़कों पे उतरे थे, एक सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे भारत के लिए सड़कों के ऊपर उतरे थे। तो अब इस लड़ाई को बढ़ा करके हमें लोकपाल से बढ़ा के संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बनाना पड़ेगा। अब अगर संसद कोई कानून बनाए तो वो संसद खुद बैठ के कानून ना बनाए, ये चोर उचक के बैठ के कानून ना बनाए,
इस देश की जनता से पूछ के कानून बनाए जाने चाहिए। कैसे होगा ये? तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। झारखंड के अंदर हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली, सूचना के अधिकार में एक एप्लीकेशन डाली। हमने उनसे पूछा कि झारखंड के अंदर कितने सरकारी स्कूल हैं, किस स्कूल में कितने अध्यापक हैं, कितने अध्यापक कार्यरत हैं और कितनी रिक्त स्थान है। जो जानकारी हमें मिली वो बड़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 900 हजार विद्यार्थी हैं, लेकिन एक भी टीचर नहीं है। सारे रिक्त स्थान हैं, सारे स्थान खाली पड़े हैं, टीचरों की भर्ती हुई नहीं है। एक भी टीचर नहीं है। 900 हजार बच्चे। एक स्कूल ऐसा था जिसमें 400 बच्चे थे पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, और केवल एक बंगाली का अध्यापक था। वो सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? एक स्कूल था जिसमें 500 विद्यार्थी थे और एक संस्कृत का टीचर था बस। लोगों ने वहां पे चिट्ठियां लिखी शिक्षा मंत्री को। कई बार पेरेंट्स ने चिट्ठियां लिखी कि आप जल्दी से इनकी टीचर्स की भर्ती कीजिए, लेकिन शिक्षा मंत्री को तो अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है। रांची में बैठे हैं, उनके बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके पास समय नहीं है हमारे गांव के अंदर टीचर्स की भर्ती करने का। और अगर टीचर्स की भर्ती होगी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, टीचर्स की भर्ती होगी तो 10,000 टीचरों की भर्ती होगी और एक एक टीचर से रिश्वत लेके उनकी टीचर्स की भर्ती की जाएगी। जो टीचर रिश्वत देके अगर भर्ती होगा तो वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो इसका क्या समाधान है? क्या इन चुनावों से हमारे टीचर्स भर्ती हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई भी पार्टी जीत के आए वो इन टीचर्स की भर्ती करेगी? नहीं करेगी। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है कि गांव के अंदर ग्राम सभाएं होती हैं। ग्राम सभा का मतलब पंचायत नहीं होता। पंचायत तो चोर बन गए हैं, सरपंच और पंचायत मेंबर सारे चोर बन गए हैं। ग्राम सभा का मतलब उस गांव के लोगों की खुली बैठक, उस गांव के सारे लोगों की खुली बैठक। तो टीचर्स की भर्ती उस गांव के लोग खुद क्यों नहीं कर सकते? पूरी ग्राम सभा बैठे, उनके बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और वो ग्राम सभा अपने में से किसी टीचर की भर्ती कर ले जब भी टीचर्स की जरूरत हो। अगर वहां पे स्कूल को बढ़ाने की जरूरत हो तो वो खुद उसकी भर्ती कर ले। डॉक्टर अगर काम ना करे तो डॉक्टर को बर्खास्त करने की ताकत ग्राम सभा के पास होनी चाहिए। डॉक्टर को भर्ती करने की ताकत ग्राम सभा के पास होनी चाहिए। और अगर कोई भ्रष्टाचार करे अस्पताल के अंदर, स्कूल के अंदर, सड़क के अंदर, पंचायत के अंदर, तो ग्राम सभा को यह पावर होनी चाहिए कि उस अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर सके और उसको जेल भेज सके। ये सच्चा जनतंत्र होगा। 5 साल में एक बार वोट डालने की बजाय अगर ग्राम सभाओं को गांव में पावर मिलेगी तो गांव खुशहाल हो जाएंगे। उसी तरह से शहरों के अंदर मोहल्ला सभाएं बननी चाहिए। एक म्युनिसिपल वार्ड होता है, म्युनिसिपल वार्ड को छोटे छोटे मोहल्लों में बांट दीजिए और उस मोहल्लों में रहने वाली जितनी जनता है उस जनता की मीटिंग को बोलेंगे मोहल्ला सभा। अगर वहां का जूनियर इंजीनियर भ्रष्टाचार करता है तो मोहल्ला सभा को अधिकार होना चाहिए उसको नौकरी से बर्खास्त करने का। अगर वहां पे सफाई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते तो मोहल्ला सभा को अधिकार होना चाहिए सफाई कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने का, उसको सस्पेंड करने का, उसको ठीक करने का। जिस दिन मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाएं इस देश में लागू हो गई तो इस देश के कानून भी मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाओं की मंजूरी के साथ बनने चाहिए। ये सच्चा स्वराज होगा। यही स्वराज गांधी जी ने बोला था कि इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम अंग्रेजों को हटाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम असली स्वराज लाने के लिए लड़ रहे हैं कि सीधे सीधे सत्ता जनता के हाथ में दी जाए। तो साथियों, इस स्वराज की हमारी क्या परिकल्पना है, हम किस तरह का भारत चाहते हैं, ये हम लोगों ने किताब के रूप में यहाँ पे लिखा है। आप उस किताब को जरूर लेके जाइएगा।